अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय शो। आज हमारे साथ मेजर जनरल अशवानी इंडिया से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दुर्दाना। सर पाकिस्तान में आपको पता है नई गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल हो गई है और जाहिर है अभी एक प्रोसेस है जो थोड़ा सा तवील और लंबा होता है। अभी कैबिनेट भी बननी है, प्रेसिडेंट ने भी अपॉइंट होना है, लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन आई वुड से के नॉमिनेशन का प्रोसेस था और उस दिन जिस दिन वो नॉमिनेट हुए एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाय द नेशनल असेंबली, तो उन्होंने एक मेडन स्पीच की, विक्ट्री स्पीच भी उसको कहते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। जब फॉरेन पॉलिसी के ऊपर वो बोलना उन्होंने शुरू किया तो उसमें ज़ाहिर है कश्मीर पर उन्होंने जो कि बहुत ज़रूरी होता है उसको टच करना। तो उन्होंने उस हवाले से 2 बातें की। उन्होंने कहा कि कश्मीर का इश्यू जो है वो रिज़ॉल्व इस तरह हो सकता है कि हमारे पास दुनिया भर में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं। उन्होंने ईस्ट तिमोर की बात की। उन्होंने कहा ईस्ट तिमोर को भी इसी तरह से जो है वो रिलीजियस लाइन के ऊपर वहाँ अटैक किया गया था और उसको सॉल्व किया गया था उस इश्यू को। फिर उन्होंने सूडान की बात की कि सूडान को भी रिलीजियस लाइन के ऊपर जो है उस सूडान में भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो उसको भी डिवाइड करके रिलीजियस लाइन पे उन्होंने ख़ास तौर पर उसको एम्फसिस किया कि इसको सॉल्व किया। तीसरी उन्होंने बात की कि उन्होंने कहा कि हमें कश्मीर के हवाले से हम नेशनल असेंबली को एक रेज़ोल्यूशन लानी चाहिए, जो कि पहले भी बहुत दफ़ा आ चुकी है। लेकिन सर डू यू थिंक कि ये कोई मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक इट्स एन इंटेलिजिबल एनालॉजी? आई मीन कैन दिस इवन मतलब ईस्ट तिमोर में जिस तरह का जेनोसाइड हुआ हुआ है और सूडान में जिस भयानक किस्म का कत्लो गारत हुआ है, रेप्स हुए हैं, द हिस्ट्री इज सो हॉरिफिक। तो डू यू थिंक दिस इज इवन अ प्रैक्टिकल एनालॉजी टू इवन गिव? हाँ देखो, बिल्कुल दुर्दाना, आपने बहुत अच्छा बोला। देखो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ इट्स ओन मेडिसिन। अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं थे, रिग्ड इलेक्शन थे, फौज ने रिगिंग कराई है और वो पीएमएलएन को फायदा हुआ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पीटीआई के प्रेसिडेंट है इमरान खान, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर लीडर थे आज की तारीख में पाकिस्तान में, उनको जेल में बंद किया हुआ है करप्शन केसेस में और बाकी 2 और केसेस में, तोशाखाना और उनकी जो थर्ड मैरिज को भी लीगल कर दिया। यही नहीं कि उनका जो पीटीआई का बैट का जो सिंबल था वो भी इलेक्शन कमीशन ने एक प्रकार से छीन लिया। इसके बावजूद कि बहुत ज्यादा रिगिंग हुई, काउंटिंग के अंदर बहुत दखल अंदाजी हुई, फिर भी जो पीटीआई है वो सबसे ज्यादा सीट लेके 93 सीट लेके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। तो इसमें कोई शक नहीं कि आज की तारीख में जो मैंडेट शहबाज शरीफ को मिला है वो एक स्टोलन मैंडेट है। वो एक मैंडेट फौज ने उनको कोशिश करने के बावजूद दिया है और वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। और ऐसे में उनको तो 75 सीटें मिली हैं और चम्मन मिली हैं पीपीपी को। अब ये जो चोर चोर मुशेरे भाई ये मिलके अब इन्होंने कहा कि हम एक प्रकार से गवर्नमेंट बनाएंगे और वो 201 वर्सेस 93 के हिसाब से जीता है, क्योंकि जो उमर अयूब खान था जो कि बेसिकली पीटीआई का था, जिसने अभी क्योंकि वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इकट्ठे नहीं रह सकते तो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था। मगर ये सच्चाई है कि ये सारे पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब इमरान खान तो जेल में है, मगर जिस प्रकार से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पार्लियामेंट में जा रहे थे, वोट चोर के नारे लगा रहे थे पार्लियामेंटेरियन, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है। लोग सब समझते हैं, अब अवाम को आप मूर्ख नहीं बना सकते पाकिस्तान में। उनको सब समझ आ गया है कि ये जो मैंडेट है ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए नहीं है। ये जो मैंडेट है ये इमरान खान की पार्टी को मिला, वो लार्जेस्ट पार्टी है, इसके बावजूद जो है उसको जेल में डाला हुआ है। तो अब जब इसको शहबाज शरीफ को मालूम है कि उसके लिए ये बहुत मुश्किल होने वाली है, तो उसने सोचा एक ऐसा कार्ड लो कि जो आज तक पाकिस्तान को कार्ड, रिलीजियस कार्ड का इस्तेमाल करके वहां पर फौज भी 75 साल में से 33 साल रही, और उसके बाद अगर पाकिस्तान की फौज आगे बढ़ के नहीं थी तो पीछे से करती रही और पाकिस्तान का भट्ठा गोल कर दिया। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी बुरी हालात में है कि आपको पता है कि डिफॉल्ट होने के लाले पड़े हुए हैं, $86 बिलियन का कर्जा है, इन्फ्लेशन रेट 40% से ज्यादा है,
उसके बाद फॉरेन रिजर्व घट के $4.1 बिलियन रह गए, जो कि एक महीने का इंपोर्ट नहीं देख सकते। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी जिससे छोटा मोटा एक्सपोर्ट होता है वो भी ठप पड़ी है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा। रुपी जो है 77% गिर गया एक साल के अंदर, डॉलर के मुकाबले में 300 से रुपए ज्यादा है। और आज की तारीख के अंदर भुखमरी वाली सिचुएशन है। और ऐसे में अब शहबाज शरीफ के पास और कुछ तो है नहीं। अब उसको पता है कि उसको सरवाइव करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आईएमएफ ने बड़ी मुश्किल से इनको 3 लाख का लोन दिया था, वो भी अमेरिका के प्रेशराइजर में। अभी इनको 3 से 5 लाख का और लोन चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर डिफॉल्ट कर देंगे। और $25 बिलियन इनको जून तक देना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास इतना पैसा तो है नहीं। तो ऐसे में अगर इनको 3 से 5 बिलियन डॉलर भी चाहिए, उसके लिए उनको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी अपने टैक्सेस की, उसको सब्सिडी कम करनी पड़ेगी आपकी ऑयल गैस पे, उससे तो और भी नहीं, मैं ये कर रहा हूं, अभी आ रहा हूं, मैं बिल्ड कर रहा हूं, तो वो और अनपॉपुलर हो जाएंगे। अब उनको लगता है कि किसी तरीके से अपने जो अवाम का अटेंशन डाइवर्ट किया जाए, और उसका सबसे अच्छा डाइवर्ट का अटेंशन है आप रिलीजन कार्ड खेलें। ये पाकिस्तान में बार बार होता रहा है, रिलीजन कार्ड खेले। जो एनोलॉजी उन्होंने दी है, अब मैं उनको 1 बाय 1 करता हूं। अब उन्होंने कहा कि भाई जो बंटवारा हुआ है आपका सूडान में है, या आप सोचे कि पहले आपका भारत में भी हुआ। पहले हम भारत की तरफ चलते हैं। भारत के अंदर जब बंटवारा हुआ था तो ये बताया गया था जो भी इसका प्रिंसली स्टेट का प्रिंस है या राजा है वो डिसाइड कर सकता है कि आप भारत में रहना चाहते हो और पाकिस्तान में। तो उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे उसने बोला कि मैं किसी के साथ नहीं, मैं अकेला रहना चाहते हैं। उन्होंने स्टैंड स्टिल ट्रीटी भी साइन की पाकिस्तान के साथ, मगर वही पाकिस्तान है 22 अक्टूबर 1947 को उसने अपने जो कबीले थे उससे हमला कर दिया। और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया भारत के साथ, अनकंडीशनल मर्जिंग ऑफ स्टेट विद यूनियन ऑफ इंडिया लाइक एनी अदर स्टेट। उसके बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है 26 अक्टूबर 1947 के बाद। और अभी जो भारत ने जिस प्रकार से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके जिस प्रकार से उसको अपना पूरा हिस्सा एक और स्टेट की तरह बनाया, और आज खुशहाली अमन शांति बहुत कुछ है, वो मैं आगे चलता हूं। मैं इसको फिर ले जाता हूं। अगर आप ये कहते हैं कि जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ये बात करने की कोशिश कर रहे थे कि सूडान के अंदर भी है, या दूसरी देश के बारे में, किसके बारे में बोला था? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर के बारे में। तो सूडान की बात पहले आप देखें, सूडान के अंदर अब सिविल वार जैसी सिचुएशन थी, साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान है। अभी साउथ सूडान इटसेल्फ हैज गॉट, और सूडान में मैं रह चुका हूं 6 महीने के लिए, तो मुझे पता है कि हालात वहां पर क्या इतने खराब है। अब सच्चाई है, रीजन पे अगर आप डिवीजन करते हो तो वो आप सोचते हो रिलीजन पे चल जाता, तो फिर बांग्लादेश क्यों बना? बांग्लादेश तो वो भी पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान, वो भी तो मुस्लिम थे। आपने 1970 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद जेनोसाइड हुआ, पाकिस्तान की आर्मी ने जिस प्रकार से वहां हाहाकार मचाई, लोगों को रेप किया गया, मारा गया, उसके बाद बांग्लादेश बना। अगर रिलीजन के हिसाब से ही रहना था तो फिर ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों बना? ईस्ट पाकिस्तान क्यों बाहर निकला? सच्चाई यह है, रिलीजन से काम नहीं चलता, आपको गवर्न करना पड़ेगा। आपको अपने सोसाइटी को एक प्रकार से हर वो चीजें देनी पड़ेंगी जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को। मुझे लगता है पाकिस्तान जो है इस बात को बार बार अपने लोगों को मूर्ख बनाता रहा। मेरा ये मानना है, मैं आई मे बी रॉन्ग, अब अवाम मानने वाला नहीं। अब बात आती है, अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पास भी एक पीओजे के है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित पाकिस्तान। अगर आप हम उनकी हालात देखें, देखो दुराना, आज की तारीख में लोग पुंछ के बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने धरना डाला हुआ है पीओजे के में, और उन्होंने जो जहां पर आपका राशन स्टोर है उसको बंद कर दिया है कि हम यहां से राशन नहीं खरीदेंगे, आप पुंछ का रास्ता खोलो, हम भारत में जाके राशन खरीदेंगे, हम भारत में मिलना चाहते हैं।
और इसी प्रकार गिलगित बाल्टिस्तान में जो शिया पॉपुलेशन है, जो कि भारत के कारगिल बटालियन की तरह, वो कहते हैं स्कार्दू से कारगिल का रास्ता खोलो, हमें मिलना है। आज वहां पर भूखमरी वाली हालात है, ना बिजली है ना पानी है। वहां पर आटा की कीमत 400 रुपए से ज्यादा है, पानी की दिक्कत बहुत है, बिजली 2 से 3 घंटे आती है, बिजली के रेट बहुत हाई लगा रखे हैं, क्योंकि वो जहां बिजली पैदा होती है वो मंगला डैम वो पीओजेके में है, मगर उसकी बिजली पहले जाती पंजाब में, जो 77 पैसे पर यूनिट होती है, वो 84 रुपीज पर यूनिट बिकती है आके आपके पीओजेके में। अब सच्चाई है कि पीओजेके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को बहुत मूर्ख बना लिया पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि आपके साथ हम हैं, हम आपको आजादी देंगे। वो बोलता हम आजादी को खाक करेंगे, हम खाने को नहीं है। आज वहां पर मैं आपको इतने वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि जहां लोग कह रहे हैं पाकिस्तान तो टूटने वाला है, सिविल वार जैसी सिचुएशन है, हमें भारत के जम्मू और कश्मीर में मिलने दो, क्योंकि हम भारत का हिस्सा है। अब वो कहते हैं दूसरी बात, दुर्दाना, वो कहते हैं कि भारत के अंदर आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होना, और उससे पहले भी जो सिचुएशन है वो बहुत अच्छी होगी भारत में। एक नॉर्मलसी का दौर है, पीस प्रिवेल कर रही है, ग्राउंड लेवल पे इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन है। उसके बाद रिकॉर्ड टाइम टूरिज्म हुआ है, आईएम बना, मेडिकल कॉलेज बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज। जो आपका पत्थरबाजी की घटनाएं थी वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। यही नहीं, आप सऊदी अरेबिया और यूएई 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं भारत के हॉर्टिकल्चर और हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप ये देखें जम्मू एंड कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया, जो कि भारत के अंदर एक ऐसा स्टेट है जो कि दूसरी स्टेट जैसा है, और आज ऐसा लगता है आने वाले समय में फर्स्ट 3 स्टेट में आ जाएगा भारत के। और अब आप देखें पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान के पास है, उसकी हालात क्या है। और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने अपने आप को डुबो दिया कश्मीर के नाम पे, आज 4 हिस्से के करार पे है। खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून जो है वो कहते हैं कि हम नहीं रहना चाहते, हम अफगानिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अफगानिस्तान उसको डूरन लाइन को नहीं मानता। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है। उधर आपका सिंध के अंदर एमक्यूएम जो है वो लगे हुए हैं कि हमें अलग चाहिए। एक पंजाब रह जाता है, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है कि ये रिलीजन के नाम से ज्यादा देर काम नहीं चलता, आपको गवर्नेंस करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नेंस करते हैं तो फिर आप अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। कितनी देर आप मूर्ख बनाएंगे। आप मॉडल देखें मोदी का, मोदी साहब ने कहां से भारत को कहां ले गया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं दुर्दाना, क्योंकि बाकी आपका अपना देश है, आपने संभालना है। पर मैं ये कह रहा हूं, लोग सोशल मीडिया में आके कहने लगे कि काश हमारे पास भी एक ऐसा लीडर होता मोदी जैसा, तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन नहीं होती। और ये सच्चाई है कि आपको अंदर झांक के देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इसको ग्रे लिस्ट में डाला पाकिस्तान को, वो भारत ने जो डाला नहीं। शहबाज शरीफ अब अपने आप को एक चैंपियन बना रहे हैं, वो डाइवर्ट करने की कोशिश करें अटेंशन। उसको पता है अवाम अब तंग है, अवाम को पता लग गया है आपको अवाम ने मैंडेट नहीं दिया है, इसलिए ये एक रिलीजियस गेम खेल रहे हैं कि आज हम जो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है हम उनके साथ खड़े, वो चलेगा नहीं। अब वो जो सिक्का है ना तो अवाम समझेगा मेन पाकिस्तान में, ना वो जम्मू एंड कश्मीर में। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की हालात खराब है, सोशल डिसऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, और आज आतंकवाद बहुत चरम सीमा पे है। और इसके साथ साथ दुर्दाना, अब आप देखें रिलेशन देखें आप नेबर से, भारत के साथ रिलेशन जो है वो अब पहले ही खराब थे, क्योंकि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को पाकिस्तान देता रहा है। 10,000 के करीब अभी भी लॉन्च पैड में बैठे पीओजे के अंदर। इसी प्रकार से अब अफगानिस्तान, जिसको बड़ा खुशी हुई थी कि उसको इंडिपेंडेंट मिल गया, मगर आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन कुछ खास अच्छे नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को बोलता है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो मिलिटेंट थे उनको बेसी दे रहे हो। अफगानिस्तान कहता है जो आपने रिफ्यूजी भेजे हैं उनके साथ साथ आपने आतंकवादी भी भेजे हैं, और वो डूरन लाइन को नहीं मानता। अब ईरान के साथ आप देखें क्या हो रहा है। ईरान कहता है कि आप सुन्नी मिलिटेंट भेजते हैं ईरान के अंदर,
पाकिस्तान उसके ऊपर काउंटर क्लेम करता है। तो ये हालात अगर आप देखें दुर्दाना, तो ये मुझे समझ नहीं आया। शहबाज शरीफ एक अच्छा काम कर सकते थे, एक अच्छे स्लेट से जाते। आज उसने जो कश्मीर का इशू उठा के अपने आप को सेल्फ गोल कर लिया। मुझे लगता चलो है कि जिस प्रकार से उन्होंने उठाया है उससे वो फर्दर आइसोलेट हो जाएंगे और उनके जो रिलेशनशिप हैं उसके अंदर खटास आएगी, कोई फायदा नहीं है उनको। उनको आज इकोनॉमिक सिचुएशन से उभरना है, ना कि जो है एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करना है। दुर्दाना अच्छा, सर वो आपसे एक और मैंने क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन होगा, तो मैं आपसे जो कॉन्ग्रेचुलेशन है हर जो नया वजीर आजम आता है या हेड ऑफ द स्टेट आता है, तो दूसरे ममालिक जो हैं दे वेलकम दैट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। एक पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से जो मुबारकबाद आई है, वो ट्वीट सिर्फ एक लाइन, वन लाइनर है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस शहबाज शरीफ फॉर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो सब ये कह रहे हैं, पता नहीं हमें शायद आदत भी है, हम बहुत सेल्फ क्रिटिकल हैं पाकिस्तानी अपने आप को हर वक्त। लेकिन डू यू थिंक कि वो ट्वीट का छोटा होना कोई मायने रखता है? क्योंकि देयर इज नो सब्सटेंस इन दैट, देयर इज नो मैसेज इन दैट, कोई उसमें फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, कोई उसमें ये वार्मथ नहीं है, इट्स जस्ट अ वेरी कोल्ड स्टेटमेंट। तो व्हाई ये इतना फीका और इतना स्टेटमेंट इससे बेहतर भी हो सकता था। देखो दुर्दाना, जैसा बोओगे वैसा खाओगे। आप शहबाज शरीफ इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, इन द सेंस उसको पार्लियामेंट में वो इलेक्ट हो गए हैं 201 वर्सेस 92 वोट से। और तो उनको स्टेटमेंट का हिसाब से कार्रवाई करना था। उनको क्या जरूरत थी कि कश्मीर का इशू लाने की? क्यों आपने अपने रिलेशन खराब करे भारत के साथ? अगर आप ऐसी बात बोलते हैं अपने पार्लियामेंट में और आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो एक टॉलेस्ट लीडर हैं आज की तारीख में और बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, ये तो हम नहीं कह रहे, ये सारा वर्ल्ड कर रहे हैं, आप भारत पे उंगली उठाते हो, आप कहते हो कि कश्मीर के फ्रीडम का रेजोल्यूशन लाएंगे पार्लियामेंट में, तो फिर आप सोचते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री है वो बहुत बड़ी आपको एक प्रकार वेलकम स्पीच देंगे या आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे। तो फिर तो ये हो नहीं सकता कि भाई जैसा बीज बोते हो वैसा फल खाओगे। और ये सच्चाई है कि यही प्राइम मिनिस्टर मोदी था जब वो 2014 के अंदर बने थे, तो उन्होंने नवाज शरीफ को अपने और बाकी भी जो एशियन लीडर थे, जो सार्क के लीडर थे, उनको बुलाया था अपनी जो स्वेरिंग सन। यही नहीं, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ के घर में शादी भी थी, वो बिना बुलाए वहां चले गए थे। वो चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बढ़े, पर हुआ क्या? उसके बाद जाने के बाद पठानकोट हुआ और आपको पता, उसके बाद आप देखें कि किस प्रकार से उड़ी हुआ। तो ये सच्चाई है कि ये अगर स्टेट्समैन का काम करते और सबने सोचा था शायद शहबाज शरीफ बेटर करेंगे, क्योंकि वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक। मगर जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीर का इश्यू उठाया पार्लियामेंट में और शायद उन्होंने अपने अवाम के अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश की, सॉफ्ट कॉर्नर लेने की कोशिश की। उनको पता है उनके पास मैंडेट तो है नहीं, लोग उंगली उठा रहे। और ऑपोजिशन जो एक सबसे बड़ी गलत ये हुई दुर्दाना, आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए कि जो इत्तेहाद, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसको जो 70 सीट हैं जो कि रिजर्व है 60 वुमेन के लिए और 10 नॉन मुस्लिम, उसकी आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे उनको। वो कहते कि वो पार्टी नहीं है। तो ये कहाँ की इंसाफियत है? तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने वो जो स्पीच दी और कहीं ना कहीं उंगली उठाई, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको बहुत बड़ा कांग्रेचुलेटरी एक प्रकार से लेटर लिखेंगे या मैसेज करेंगे। शायद ये तो आज की तारीख में नहीं हो सकता, क्योंकि वो आज जो सच्चाई है कि पाकिस्तान को भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है बनिस्बत भारत को पाकिस्तान की, ये समझ के चलना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो सबको फायदा है।
ये याद रखना कि अगर एशियन साउथ एशिया में रिलेशन होते हैं अच्छे, सार्क के अच्छे होते हैं, तो सभी कंट्री फायदा है। मगर आज जिस हालात में पाकिस्तान है, अगर उसके रिलेशन दूसरे देशों से अच्छे नहीं होंगे, स्पेशली इंडिया से, नुकसान पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब है, सच्चाई ये है, सबको पता है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जिस हिसाब से पाकिस्तान की ये 6 पार्टियां बनी हैं और जो आज गवर्नमेंट बनेगी, क्या आप सोच सकते चल पाएगी? क्या इमरान खान को आप जेल में रख के चुपचाप बैठे रहोगे? क्या आप अभी आपके जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में मिल गए हैं, वो चुप रहेंगे? क्या अवाम चुप रहेगा? क्या वो सड़कों पे नहीं आएंगे? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी ने गवर्नमेंट ज्वाइन की है? उन्होंने गवर्नमेंट नहीं, वो तो बार बार से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है? तो ये आप सोचें कि जिस प्रकार से ये सौदागरी हो रही है कि हमारा आपका प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्रेसिडेंट, और 4 गवर्नर में से 2 पीएमएलएन के, 2 पीपीपी के, ऐसे में चलेगा नहीं। अब लोगों को समझ आ गई है, अब पाकिस्तान का अवाम जागरूक हो गया, वही उंगली उठाएगा, बाकी कोई भी बाहर से किसी का कुछ नहीं कर सकता। देश चलाना है तो वो खुद चलाना है, और ये पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान अब नहीं संभला तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस से उसको श्रीलंका से एक लेसन सीखना चाहिए। दुर्दाना, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही तफसील से और बहुत इलेबोरेट करके दोनों सिचुएशंस जो मैंने आपके सामने रखी, आपने उसको एक्सप्लेन किया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बल्कि हमारा तो यही ख्याल था कि कश्मीर के इशू को किसी और एंगल से अगर उसको बात की जाती और उसको इतने भयानक किस्म के जो वाकयात हिस्ट्री में हुए हैं, ईस्ट तिमोर को और सूडान को, जो अभी तक स्टेबल ही नहीं, सूडान तो अभी तक स्टेबल नहीं हो सका, और वो इतनी ज़्यादा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और वहाँ टेररिज्म भी बहुत ज़्यादा है, और उसको लेकर आना और फिर रेजोल्यूशन की बात करना। जबकि हम उस तकरीर में अगर आप सर गौर करें तो शहबाज शरीफ ने जो मंजरनामा पेश किया है इकोनॉमी का, वो तो इतना खौफनाक है, इतना मायूस कुन है। तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे कि हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकें? पहला तो क्वेश्चन तो बनता है शहबाज शरीफ से ये कि आप ईस्ट तिमोर की बात कर रहे हैं, वहाँ जो जेनोसाइड हुआ था उनके डिक्टेटर ने किया था जाके, वो एक ही मुल्क ने अपने मुल्क के अंदर किया था। तो आपके पास क्या इतने पैसे हैं कि आपके पास, हमारे तो सर मतलब खुद इंटरनल ये बात होती है कि हम तो शायद किसी के साथ 6 दिन 7 दिन में लड़ सकें, और जो हम मतलब तो ये बात है कि इस तरह के दावे, इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें करना, और वो अगेन आप वाली बात है कि आप अपने नेबर्स को जो है वो मज़ीद नाराज़ कर रहे हैं। और हैविंग सेड दैट, थैंक यू वेरी मच सर, इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन, और फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। मैं भाई दुर्दाना, मैं 2-4 और लाइन, देखो ये सच्चाई है कि कश्मीर को पैलेस्टाइन के साथ करके पैलेस्टाइन का इशू को आप कमजोर, भारत का हरदम नजरिया रहा है पैलेस्टाइन को लेके। भारत ने हरदम बोला है कि इजराइल के साथ जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक प्रकार से जेनोसाइड था और टेररिस्ट एक्शन था। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत 2 स्टेट सोल्यूशन मानता है, पैलेस्टाइन के लिए एक अलग देश होना चाहिए, और भारत चाहता है कि उनके लिए आपकी मिलिट्री एड जाए, इकोनॉमिक एड जाए, और भारत उसमें भी आगे है, और ये सच्चाई है। और जहां कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत का जम्मू कश्मीर बहुत आगे है, और सबसे अच्छी चीज रहेगी कि पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत के अंदर मिल जाएं। यही अभी अवाम की आवाज है, और जिस प्रकार से लोग वहां से आवाज आ रही है, अब वो सबको सुन रही है। दुर्दान, लेकिन सर ये भी शायद मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं होगा कि आप ये बात कह दें कि जीपीओ के जो है वो इंडिया का हिस्सा है। मेरा ख्याल है बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपका जो हिस्सा है वो आपके पास रहे, यहाँ का जो हिस्सा है वो यहाँ रहे, और दूसरे लोग जो है वो जो है वो बजाय इसके कि जंग हो और मजीद कॉन्फ्लिक्ट्स हो, और वो तो आई थिंक, और मेरा ख्याल है सर ये टेसिट अंडरस्टैंडिंग भी यही है कि पाकिस्तान के बारे में भी अंदर बात यही हो रही है कि किसी तरह से, क्योंकि अगेन आप वाली बात है कि वो कश्मीर कार्ड और एक रिलीजन कार्ड है जो इस्तेमाल करना होता है, वरना एक अंडरस्टैंडिंग अंदर टेसिट अप्रूवल यही है कि इसको किसी तरीके से जो है वो प्रोविंस डिक्लेयर करके, तो जिस तरह इंडिया ने किया तो उसकी तरह पाकिस्तान के साथ इसकी एनेक्सेशन कर दी जाए। चले सर देखते हैं कि किस तरह से हाँ बात बस आगे ये चलती है। दुर्दाना, मुझे तो लगता है आने वाले समय में
इकोनॉमी सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले ये करेगी। सबसे बड़ा बिगर है किसी सर जो किसी उसका भी बगैर देश में हो, किसी भी देश में हो और सर। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, जिस देश की इकोनॉमी अच्छी है वो चलेगा। अब वो हम चलेगा, किसी अपने अपने अवाम को मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं अब बना हमें सकते। एक दूसरे से ये सीखना चाहिए, अगर हमारे रिलेशन आपस में अच्छे होंगे तो पूरे इस इलाके में शांति आएगी, पीस आएगी और डेवलपमेंट आएगी। अगर नहीं है तो फिर आप देख ही सकते हैं पाकिस्तान की क्या हालात हैं, और जिस प्रकार से आज उसकी सिचुएशन है, आपको भी लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल है। एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी अगर इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर नहीं किया गया। दुर्दांत। इंशाल्लाह सर, होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और व्यूअर्स, अगर आपको हमारी डिबेट पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय चैनल। और थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन। ओके, अस्सलाम वालेकुम। Thank you, Durdana. Thank you.